बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे चैनल में खुश आमदीद। मैं अपने कमरे में बैठी घुटनों में मुंह दबाए रो रही थी। किस्मत ने किस कदर कठिन इम्तिहान लिया था मेरी मासूमियत का। मेरी आंखों से ज़ारों के तार आंसू बह रहे थे। मेरे पास तो वो कंधा भी नहीं था जिस पर सर रखकर मैं रो सकती। रिश्ते में मेरे पास सिर्फ मेरा बाप था, जो सिर्फ नाम का ही बाप था, क्योंकि वो मेरा सगा नहीं बल्कि सौतेला था। मेरा नाम सोफिया है। मैं 5 साल की थी जब मेरे वालिद का इंतकाल हुआ था। नानी जान ने समझा बुझाकर मेरी माँ को दूसरी शादी पर आमादा कर लिया था। वो दूसरी शादी हरगिज नहीं करना चाहती थी। वो मेरे सहारे जीना चाहती थी। मुझे पढ़ा लिखा कर अपने पैरों पर खड़ा होता हुआ देखना चाहती थी। उन्होंने नानी जान की लाख मिन्नतें की, मगर नानी जान ने उन्हें समझाया कि एक औरत का अकेले जिंदगी बसर करना आसान नहीं होता। जिंदगी में मर्द के सहारे की जरूरत पड़ती है। कब तक भला तुम भाई और भाभी के हाथों की तरफ देखती रहोगी? मैं तुम्हारी शादी किसी अमीर खानदान में कर दूंगी। भले ही उस मर्द की उम्र ज्यादा होगी, मगर मैं इस बार की तरह तुम्हें किसी गरीब घर में नहीं भेजूंगी जहां पर तुम हर चीज के लिए तरसो। मेरी माँ की पहली शादी एक मिडिल क्लास फैमिली में हुई थी, जहां सिर्फ और सिर्फ उनकी सास की बादशाही चलती थी। एक कप चाय बनाने के लिए भी मेरी माँ को उनकी इजाजत दरकार होती थी। कमाने वाला सिर्फ मेरा बाप था, मगर हुक्मरानी मेरी दादी की ही चलती थी। मेरी माँ दिन रात आंसू बहाती रहती। फिर एक दिन ऐसा आया कि शाम में दफ्तर से वापस अब्बा नहीं बल्कि उनकी लाश आई थी। ये एक क़यामत खेज मंजर था। मैं महज 5 साल की थी। मुझे कुछ भी इल्म नहीं था कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। मेरी माँ की जैसे ही इद्दत खत्म हुई तो मेरी दादी ने उन्हें घर से बाहर निकाल दिया। उनको मुझ पर भी जरा सा तरस नहीं आया था। उनकी एक तलाक याफ्ता बेटी थी जो उन्हीं के साथ रहती थी। इस वजह से उन्हें किसी भी अकेलेपन का खौफ नहीं होता था। अब्बा की फौतगी के 6 माह बाद ही मेरी नानी ने अम्मा के लिए रिश्ते तलाश करना शुरू कर दिए थे। उनके पास जो भी जमा पूंजी थी वो रिश्ते वाली खाला को खिलाती रही और उनसे ये मिन्नत समाजत करती रही कि रिश्ता किसी अमीर खानदान का हो, भले ही मर्द की उम्र ज्यादा हो, बस जो मेरी नवासी को रखने पर भी रजामंद हो जाए। बिलाखिर वो मेरी माँ के लिए एक ऐसा रिश्ता लेकर आई जो एक बड़ी उम्र का शख्स था। रुपए पैसे दौलत की उसके पास कोई कमी नहीं थी। मेरी माँ 24 साल जवान औरत थी, जबकि वो एक 39 साल का पक्की उम्र का आदमी था। मुझे आज भी वो दिन याद है जब हम पहली मर्तबा इस बड़ी सी सफेद हवेली में दाखिल हुए थे, जहाँ पर हर चीज सफेद रंग की थी। बड़े बड़े पर्दे हर जगह लटक रहे थे। बड़े से झूमर, सोफे, अलगर्ज हर चीज सफेद थी, जिसे देखकर बहुत दहशत होती थी और मौत का सन्नाटा महसूस होता था। आहिस्ता आहिस्ता हमारी जिंदगी के दिन गुजर रहे थे। तभी नानी जान मिलने आती तो कभी कभार हम उनकी तरफ चले जाते, मगर पापा को ये बात बहुत बुरी लगती थी। वो हमेशा मेरी माँ से डांट टपट कर ही बात किया करते थे। कहीं पर भी रुकने की उनको इजाजत नहीं देते थे। चाहे रिश्तेदारों में कितनी ही बड़ी बात क्यों ना होती, तब भी रात रुकने की इजाजत नहीं मिलती थी। मेरी माँ की दूसरी शादी के बाद मैं एक बार भी अपनी माँ के साथ नहीं सो सकी थी, जबकि मुझे अकेले सोने की आदत भी नहीं थी। आहिस्ता आहिस्ता मैं वहाँ पर खुद को उस माहौल में ढालने लगी थी। कुछ अरसा बाद ही मुझे एक बड़े से स्कूल में दाखिल करवा दिया गया था, जहाँ पर मैं तालीम हासिल कर रही थी। वहाँ पर मेरी एक दोस्त भी बन गई थी जिसका नाम सारा था। मैं अपनी बातें उसके साथ शेयर करती और अपने बाबा के तल्ख रवैये का जिक्र करती रहती, क्योंकि अक्सर मैं उन दोनों के कमरे से लड़ने झगड़ने की आवाज़ें सुनती रहती थी। जब से मेरी माँ की शादी हुई थी, एक दिन भी मैंने उनको खुश नहीं देखा था। हालांकि उस घर में किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। यूं तो हम एक आलीशान महल में जिंदगी गुजार रहे थे, मगर इसके पीछे जो राज पोशीदा था वो कोई नहीं जानता था। एक दिन सारा ने जिद की कि मुझे तुम्हारा घर देखना है। मैं उसे अपने साथ घर ले आई। मेरी माँ इस वक्त किचन में खाना बना रही थी। बाबा की नज़र जैसे ही सारा पर पड़ी, वो अपना गुस्सा जब्त करके कमरे में चले गए और वो चिंगारती आवाज़ से अम्मा को बुलाने लगी। थोड़ी देर बाद जब अम्मा मेरे पास आई, उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने ज़ारा को वहाँ से जाने का बोला। मैं उनसे बहुत खफा हुई। उन्होंने बताया कि तुम्हारे बाबा को अपने घर में कोई भी मेहमान नहीं पसंद, तुम आइंदा ये गलती मत करना। मैंने उस दिन के बाद अपनी माँ से बातचीत करना बहुत कम कर दिया था, क्योंकि वो मेरे हक में कुछ बोल ही नहीं सकती थी। आखिर मेरा भी जिंदगी पर कोई हक है, मैं उनकी मजबूरी को नहीं समझ रही थी।
इसी दौरान मेरी नानी का इंतकाल हो गया। दिन में हम लोग वहां गए। मेरी माँ का रो रो कर बुरा हाल था। जैसे ही रात हुई, बाबा अपनी बड़ी सी आलीशान गाड़ी लेकर हमें लेने आ गए थे और हम लोग खामोशी से घर वापस आ गए। तब भी मैं हैरान रह गई थी कि मेरे बाप को किसी चीज का एहसास नहीं। उनका ये रवैया बहुत बुरा था। मुझसे तो खैर वो झूठे मुंह भी बात नहीं करते थे। उनका मिजाज काफी करख था। आंखें नीली, लंबा चौड़ा वजूद, हल्की सी दाढ़ी और आवाज भी बहुत भारी। न जाने उनका मिजाज ऐसा क्यों था। जूं जूं मैं बड़ी होती जा रही थी, मेरे बाप का मेरे साथ रवैया अजीब तर होता जा रहा था। वो अक्सर मेरे लिए मेरी माँ को बातें सुनाता और अक्सर मेरे कमरे की जासूसी करता। मुझे ये सब बातें बहुत बुरी लगती, मगर मेरी माँ मुझे हमेशा सब्र करने का कहती। वो हमेशा मुझे एक ही बात करती कि कभी यहाँ से फरार होने की कोशिश मत करना। हम अब एक ऐसी कैद में फंस चुके हैं जहाँ से निकलना नामुमकिन है। मगर कभी भी वो खुलकर कोई भी बात मुझसे नहीं करती थी। अचानक ही एक दिन दरवाजे पर दस्तक हुई। सालों तक तो यहाँ कोई नहीं आता था। उस दिन अचानक 2 आदमी हमारे घर आए, जिसमें एक बड़ी उम्र का था जबकि दूसरा कम उम्र था। वो दोनों आदमी बाबा के कमरे में चले गए बगैर किसी की इजाजत के। मेरी माँ उनके लिए चाय बनाने लगी। मेरे पूछने पर बताया कि वो मेरे बाबा का भाई और भतीजा हैं। थोड़ी ही देर में बगैर कुछ खाए पिए एक आदमी बाहर निकल गया जो काफी जल्दी में था, जबकि वो लड़का यहीं रुक गया। इसके लिए अलग से एक कमरा साफ करवा दिया गया था। मुझे उस लड़के से काफी उलझन होने लगी थी, जिसका नाम जाफर था। वो मेरे बाबा को चच्चा जान बुलाता था। वो मेरे साथ बात करने की कोशिश करता, मगर मुझे उससे बहुत उलझन होती। मैं उसकी किसी बात का जवाब दिए बगैर वहां से चली जाती तो उसको बहुत गुस्सा आता। एक दिन मेरी माँ ने मुझे बताया कि उसके शौहर का भाई बाबा से बेहद गुस्सा है कि उसने ये शादी क्यों कर ली। उसके बाद तो मुझे जाफर से मजीद नफरत होने लगी थी। मुझको ऐसे लगता जैसे मैं किसी डरावने ख्वाब में जी रही हूँ। मेरा जहन एक अजीब सी उलझन का शिकार रहने लगा था। कोई चीज मुझे सुकून नहीं देती थी। अब मैं ज्यादा वक्त अपने कमरे में बंद रहने लगी थी। घर का ये माहौल मुझसे हरगिज़ बर्दाश्त नहीं होता था। जाफर और बाबा अक्सर आपस में बैठकर बातचीत किया करते थे। जाफर ने बाबा का दफ्तर के कामों में हाथ बटाना शुरू कर दिया था। वो दिखने में बहुत औबाश किस्म का नजर आता था। जब भी उसकी नजर मेरे वजूद पर पड़ती, मैं एक अजीब सी उलझन का शिकार हो जाती। उसकी नजरें मुझे अपने वजूद के आर पार होती हुई महसूस होती। माँ सारा दिन घर के कामों में मसरूफ रहती। कितनी बड़ी हवेली थी, मगर बाबा ने आज तक कोई मुलाजिम रखने नहीं दिया था। न जाने क्या बात थी कि उनको घर में किसी की भी मौजूदगी बर्दाश्त नहीं थी। जाफर के आने के बाद अम्मी अक्सर खामोश रहने लगी थी। न जाने इसकी क्या वजह थी जो वो अंदर ही अंदर घुटती चली जा रही थी। एक दिन मैं कॉलेज से घर आई तो अम्मी झाड़ू लगा रही थी। मैंने उनके हाथ से झाड़ू ली। अम्मी बुखार में तप रही थी। मैंने उनसे आराम करने का कहा और सोफे पर बिठा दिया। मैं जल्दी से ठंडा पानी लेकर आई और उनके सर पर पट्टियां रखने लगी। मैंने उनसे कहा कि अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं थी तो आप मुझे मना कर देती, मैं कॉलेज नहीं जाती। ये देखते ही जाफर ने हम दोनों की बातें सुन ली और वो करीब आया। अम्मी से कहने लगा कि चले, मैं आपको डॉक्टर की तरफ लेकर चलता हूँ। मैंने भी अम्मी को जाने का कहा। हम दोनों अम्मी को डॉक्टर के पास ले गए। उस दिन जाफर के लिए मेरे दिल में थोड़ी बहुत इज्जत पैदा हुई, मगर मैं फिर भी ये बात भूल नहीं सकती थी कि वो किस किस्म का लड़का है। किसी भी वक्त वो मेरी मासूमियत का फायदा उठा सकता था। इसीलिए मुझे मोहतात रहने की जरूरत थी। कुछ दिन तक मैंने कॉलेज से छुट्टी ले ली क्योंकि अम्मी काफी हद तक बीमार पड़ चुकी थी। मैं उनके लिए परहेजी खाना बनाती। एक दिन मैंने बाबा के लिए चाय बनाई और उनके मखसूस कमरे में लेकर जाने लगी। जब मैं कमरे के बाहर थी तब मैंने जाफर से उनको बात करते हुए सुन लिया। वो जाफर से कह रहे थे कि तुम्हारे बाप ने बहुत बड़ी जिम्मेदारी मेरे सुपुर्द कर दी है। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं इसको किस तरह से संभालूंगा। न जाने वो किस मौजू पर बात कर रहे थे और ऐसी क्या जिम्मेदारी थी जो उनके भाई ने उनको सौंपी थी। तभी बाबा जाफर से कहने लगे कि तू अपनी चच्ची का खास ख्याल रख, इसे कुछ भी नहीं होना चाहिए। तुम जानते हो ना मैंने किस मकसद के लिए इसे शादी की है। इसे पूरा होने में अभी भी 5 साल बाकी है। इसके बाद जो ताकत मुझे हासिल होगी, मुझे फिर हुकूमत करने से कोई भी नहीं रोक पाएगा और मैं अपने सारे मकसद बआसानी हासिल कर लूंगा।
ये बात सुनकर सर से पैर तक मेरे अंदर सरसराहट दौड़ गई थी। उन्होंने मेरी माँ से एक खास मकसद के लिए शादी की थी और वो मकसद क्या था ये हम लोग नहीं जानते थे। फिर मैं सोचने लगी कि क्या मेरी माँ को इस बात का इल्म है, वो इस वक्त बीमारी की हालत में है, मुझे उनसे ये बात करनी भी चाहिए या नहीं, या फिर सही वक्त आने का इंतजार करना चाहिए। तभी वो जाफर से कहने लगे कि एक बात याद रखना, मेरे बाद तुम्हें ही इस घर को संभालना है और मेरी जगह लेनी है। जैसे मैंने एक इंसानी लड़की से शादी की, इसी तरह तुम्हें भी अपने मकासद के लिए यही काम सर अंजाम देना है। बाबा के ये अल्फाज मेरे जिस्म के अंदर एक सनसनाहट दौड़ाने के लिए काफी थे। मुझे यकीन नहीं आ रहा था मैंने जो कुछ सुना था वो सब सच था। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि उनका मकसद कुछ और होगा। मैं जितना उनकी बातों को सोचती उतना ही उलझती जा रही थी, लेकिन मेरे हाथ में कोई सिरा नहीं आ रहा था। समझ नहीं आ रही थी कि आखिर बाबा किस बारे में बात कर रहे थे। मुझे पहले ही उनकी हरकतें बुरी लगती थी, अब तो और अजीब लगने लग गई थी। और जाफर के लिए दिल में जो हल्की सी इज्जत पैदा हुई थी अब वो भी नहीं रही थी। मैं उन दोनों को बड़ी अजीब निगाहों से देखती, लेकिन वो दोनों तो अपने रोजमर्रा के काम अंजाम दे रहे थे। एक दिन इसी तरह मैं जाफर की यहाँ पर मौजूदगी पर तप उठी थी और अम्मा से बावर्ची खाने में इसी बात पर लड़ाई कर रही थी कि आखिर जाफर अब तक यहाँ पर क्यों है और वो क्यों नहीं अपने घर वापस जा रहा। अम्मा ये बात सुनकर मुझे चुप करवाने की कोशिश कर रही थी। उनका कहना था कि ये इसके चचा का घर है, वो जितनी देर यहाँ पर रहना चाहे रह सकता है और वैसे भी हमें कोई नुकसान नहीं पहुँचा रहा। अम्मा की बात अपनी जगह पर दुरुस्त थी, लेकिन मैं अपना क्या करती जिसे जाफर से एक नामालूम सी चिढ़ होने लगी थी और मुझे ऐसा लगता था कि वो मेरे बाप का भतीजा है तो इसका मतलब है कि वो इन जैसा ही होगा। मैं उसे इन्हीं जैसा ही समझती थी और इसमें कोई भी दो राय नहीं थी। उन्हीं दिनों में अम्मा जब बुखार में तप रही थी और उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी तो मेरा ज्यादातर वक्त घर पर गुजर रहा था। जाफर अगर घर पर होता भी तो ज्यादातर अपने कमरे में ही रहता और अगर कभी बाहर जाता तो भी बहुत थोड़ी देर के लिए। मैंने उसे ज्यादा किसी से बातचीत करते हुए या घुलते मिलते नहीं देखा था। लेकिन अम्मा को जब तीसरे दिन दोबारा डॉक्टर के पास लेकर जाना था तो वो खुद ब खुद चला आया और अम्मा से कहने लगा, चच्ची आप तैयार हो जाएं, मैं आपको डॉक्टर के पास लेकर चलता हूँ। मैंने हैरत से सर उठाकर उसकी तरफ देखा। वो सादगी से कहकर बाहर चला गया था, जबकि मुझे एक हैरत का झटका लगा था, क्योंकि आज तो मुझे खुद भी याद नहीं था कि अम्मा ने डॉक्टर के पास जाना है, जबकि उसने ना सिर्फ ये बात याद रखी बल्कि अम्मा को लेने के लिए भी चला आया था। ये बात मेरे दिल में उसकी इज्जत बढ़ा गई थी, लेकिन फिर भी जब मुझे ये बात याद आती कि वो मेरे सौतेले बाप का भतीजा है तो मुझे कोफ्त होने लगती। मैं जाफर के साथ अम्मा को लेकर हॉस्पिटल चली गई। डॉक्टर ने चेकअप के बाद मुकम्मल तसल्ली दी और थोड़ी दवाइयाँ बदलकर अम्मा को भी आराम करने की तलकीन की थी। मैंने तो पहले ही कॉलेज से छुट्टी ले रखी थी। घर का ज्यादा काम मैं ही करती थी। इतने बड़े घर का काम करना भी बहुत मुश्किल था और मुझे अब एहसास हो रहा था कि अम्मा कितनी मुश्किलों से ये काम निपटाती होंगी। इसलिए तो अम्मा थक जाती हैं और बीमार पड़ जाती हैं। मुझे अब सही मानों में अम्मा पर तरस आ रहा था और अपने बाप पर गुस्सा आ रहा था, जिसने न जाने अपने किस मकसद को पाने के लिए अम्मा के साथ शादी की। मुझे तो रह रहकर उस दिन की गुफ्तगू याद आती। मेरा दिल चाहा कि मैं एक बार जाफर से इस बारे में बात करूं और इससे पूछूं कि आखिर मेरे बाप ने किस मकसद के तहत मेरी माँ से शादी की है। लेकिन फिर एक झिझक आड़े आ जाती और एक खौफ का एहसास जागने लगता, कहीं ऐसा न हो कि अगर उसने अब्बा को ये बात बता दी तो अब्बा मुझसे खफा हो जाएंगे और अम्मी पर गुस्सा करेंगे। इसलिए मैं चुप कर जाती, लेकिन कई बार मेरे लबों पर ये बात आते आते रह जाती और फिर मैं अपनी जुबान रोक लेती। दिन इसी अंदाज में गुजर रहे थे। अम्मी अब पहले से काफी बेहतर हो गई थी, लेकिन मेरा अभी भी कॉलेज जाने को दिल नहीं जा रहा था। मैं उन्हें इस हालत में छोड़कर जाना नहीं चाहती थी, क्योंकि इस बुखार में अम्मी की सारी तवानाई निचोड़ कर रखती थी और वो जरा उठकर चलने लगती तो उन्हें चक्कर आने लगते। यही वजह थी कि मैं ज्यादातर अम्मी के साथ ही रहती, लेकिन बावर्ची खाने का काम करने के लिए मुझे जाना ही पड़ता, क्योंकि अब्बा ज्यादातर परहेजी खाना खाते थे और उनके खाने का जायका भी बिल्कुल अलग होता था। इसी वजह से अम्मा उनके लिए हमेशा अलग से थोड़ा सा खाना बनाती थी। मुझे ये बात पहले नहीं मालूम थी, अब मालूम पड़ी तो बहुत हैरानी हुई
और अम्मा बाकायदा मुझे हदायत देकर उनके लिए खाना पकवाती। मुझे ये बात शदीद चिढ़ में मुब्तला कर देती और मैं अम्मा के सामने इस हालत में भी बोलने लग जाती। अम्मा, आखिर आपने इस शख्स को इतना क्यों सर पर चढ़ा रखा है? क्यों आप इससे परहेजी खाने बना बना कर देती हैं, जो आपके लिए एक मुलाजमा भी रख कर नहीं दे सकता? इतना बड़ा आलीशान महल, इतना बड़ा कारोबार और इतनी बड़ी शख्सियत होने के बावजूद भी वो आपको घर की मुलाजमा से ज्यादा हैसियत नहीं देता। अगर वो एक आधी मुलाजमा भी आपके लिए रख दे तो क्या ही अच्छा हो। मैं अम्मा के आगे बहस कर रही थी, जबकि अम्मा मुझे खामोश करवाती और कहने लगती, अरे सोफिया, तुम्हें कितनी दफा कहा है कि तुम हमारे मामले में मत बोला करो। तुम खामोशी इख्तियार किए रखो और मैं जैसे कह रही हूँ वैसे करो। अम्मा की बात पर मैं एकदम अपने मुंह को सी लेती और गुस्से से बावर्ची खाने में चली जाती। कई बार तो दिल चाहा कि अपने बाप का परहेजी खाना खराब कर दूं और अपनी मर्जी से उनका खाना बना कर दूं, लेकिन फिर अम्मा का ख्याल आड़े आ जाता, क्योंकि वो मुझे तो कुछ कहेगा नहीं, अम्मा के ऊपर जरूर चीखे चलाएगा। और मुझे ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी, क्योंकि बचपन में एक बार इसी तरह अम्मा से खाने में नमक तेज हो गया था, तो मेरे सौतेले बाप ने बड़ी जोर से अम्मा के ऊपर चीखा था और फिर हाथ उठाते उठाते रह गया था, क्योंकि मैं चीख उठी थी और चीखते ही मैं बेहोश हो गई थी। इस वाक़ये ने मेरे दिमाग पर बहुत गहरा असर डाला था और उसके बाद से मैं उनसे शदीद नफरत करने लगी थी। लेकिन अब खुद जब ये हरकत करती तो वो दोबारा से अम्मा के साथ वही सलूक करते, इसलिए मैं वैसे ही करती जाती जैसे अम्मा कहती थी। घर में फ़ोन नहीं था, किसी का आना जाना नहीं था, किसी सहेली को घर लाने की इजाज़त नहीं थी। मैं आजकल शदीद बोर हो रही थी, बस बावर्ची खाने का काम और इसके अलावा अम्मा की देखभाल और कोई काम नहीं था। माँ अब सेहतमंद हो चुकी थी और अब वो दोबारा से काम करना शुरू हो गई थी। हालांकि मैं उन्हें मना करती और उनकी हद्दुल इम्कान मदद करने की कोशिश करती, लेकिन वो मुझे ये कहकर मना कर देती कि तुम अपनी पढ़ाई की तरफ तवज्जो दो, पहले ही मेरी वजह से तुम्हारी पढ़ाई का बहुत खर्च हो गया है। ये बात तो सच थी कि वाकई मेरी पढ़ाई का बहुत खर्च हो गया था, लेकिन अब अम्मा को इस हालत में काम करते देखना भी मुझे गवारा नहीं था। और उन दिनों में जब सारे घर की जिम्मेदारी मेरे ऊपर थी, तो तब मुझे इस बात का एहसास हुआ था कि अम्मा के ऊपर बहुत बोझ है। उन्हीं दिनों में एक दिन अचानक जाफर कहीं चला गया। मुझे बहुत हैरानी हुई, क्योंकि उसे यहाँ पर आए हुए 1 माह हो गया था और वो अभी तक कहीं नहीं गया था। और उसके जाने पर मैंने शुक्र अदा किया कि शुक्र है वो अपने घर वापस चला गया। जबकि उसके इस तरह चले जाने पर अम्मा बहुत उदास थी, क्योंकि अब अम्मा बातों बातों में मुझे बताती थी कि वो अक्सर मेरे साथ बावर्ची खाने के कामों में मदद करवा देता था। इसके अलावा मेरा दिल बहलाने की कोशिश करता रहता। बड़ा बाअदब और बातमीज बच्चा है, मैंने आज तक ऐसा बच्चा नहीं देखा। वो अपने माँ बाप के बरक्स मुझसे मोहब्बत करता है। अम्मा अक्सर उसकी तारीफ करती नजर आती, जबकि मुझे ये सब उसका ढोंग लगता और ऐसे लगता कि जैसे वो नाटक कर रहा है। लेकिन मेरे पास इस बात का कोई सबूत नहीं था। जाफर के जाने के बाद घर पर एक खामोशी सी तारी हो गई थी। अम्मा अक्सर उदासी से कमरे में बंद हो जाती, जबकि अब्बा के वही मामूलात थे। वो अपने कामों में इतनी बुरी तरह मसरूफ थे कि उन्हें ये याद ही नहीं रहता था कि उनकी कोई बेटी है या कोई बीवी जो उनकी मुंतजिर होगी। मैंने अब दोबारा कॉलेज जाना शुरू कर दिया था। उन्हीं दिनों में जब एक दिन मैं कॉलेज से वापस आई तो बावर्ची खाने से आती हुई आवाज़ों ने मुझे चौंका दिया। उस घर में आवाज़ें नहीं गूंजती थी, खामोशी और सन्नाटा गूंजता था, लेकिन उस वक्त ये आवाज़ें मुझे किसी के आने का एहसास दिला रही थी। मैं बेइख्तियार बावर्ची खाने की तरफ गई तो देखा अम्मा के साथ जाफर वहाँ पर खड़ा है और वो दोनों बड़े खुशगवार अंदाज में बातें कर रही हैं। उसे देखकर मेरा मूड खराब हो गया। अम्मा की आंखें निकालने पर मैंने मरे मरे अंदाज में सलाम किया और दोबारा अपने कमरे में चली गई। अब ये यहाँ पर क्या करने आया है, मुझे झंझलाहट सी होने लगी। मैं तो समझ रही थी कि वो चला गया है, जान छूट गई, लेकिन वो फिर से आ गया था। न जाने क्यों मुझे जितना गुस्सा और चिढ़ अब्बा से थी, उतना ही गुस्सा और चिढ़ मुझे उनके रिश्तेदारों से थी। और जाफर को यहाँ पर रहते हुए काफी दिन हो गए थे, लेकिन मैं अभी तक उसके वजूद से खुद को आदी नहीं कर पाई थी। अम्मा ने मुझे खाने के लिए बुलवाया भी, लेकिन मेरा दिल नहीं चाह रहा था और मैं थकावट का बहाना करके बिस्तर पर लेट गई और फिर कब आंख लग गई पता ही नहीं चला। शाम तक मैं सोई रही। शाम को जब उठी तो पेट में चूहों ने उधम मचाया हुआ था। उस वक्त शदीद भूख लगी हुई थी।
अब मैं उठते ही सीधी बावर्ची खाने में आ गई। उस वक्त भी वहाँ पर जाफर मौजूद था। वो अपने लिए शायद कुछ बना रहा था। मैंने उसे नज़रअंदाज किया और अपने लिए खाना गर्म करने लगी। बावर्ची खाने से निकलने से पहले जाफर कहने लगा, नाराज़गी या गिला शिकवा मुझसे है, खाने से तो नहीं। फिर तुमने दोपहर का खाना क्यों नहीं खाया? जाफर के नरमी से कहने पर मैंने बड़े लापरवाह से अंदाज में जवाब दिया और कहा, ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे उस वक्त भूख नहीं थी। गर्मी बहुत थी, इसी वजह से कुछ खाने को दिल नहीं चाहा। मैंने माइक्रोवेव से अपनी प्लेट निकाली और बाहर आ गई, जबकि जाफर अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। मेरा दिल एकदम तेजी से धड़का था। जाफर को कैसे पता चला कि मैंने उसकी वजह से खाना नहीं खाया, और उसने मुझे इस बात का जता भी दिया। मैं कुछ सोचती हुई अपने कमरे की तरफ आ गई। अम्मा मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। जाफर से तो मैंने पूछा नहीं था, लिहाजा वहीं पर बैठकर अम्मा का इंतजार करने लगी। और फिर काफी देर बाद जब वो आ गई तो मैंने उनसे पूछा, अम्मा आप कहाँ गई थी? मैं कब से आपको देख रही थी, क्या हुआ, सब खैरियत है? मेरे पूछने पर अम्मा कहने लगी, हाँ सब ठीक है, तुम्हारे अब्बा के साथ ही किसी के घर गई थी, बस कुछ देर ही रुके और अब वापस आ गई हूँ। अम्मा ने तफसील बताई तो मैं हैरान रह गई और अम्मा से कहा, आज तक तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि अब्बा आपको कहीं पर लेकर गए हों, ऐसा पहली बार हुआ है, कहाँ गए थे आप? मैंने अम्मा से इसरार किया तो वो कहने लगी, मुझे इस बारे में ज्यादा तफसील मालूम नहीं है, बस उन्होंने कहा कि तैयार हो जाओ, कहीं चलना है, तो मैं चली गई। अम्मा ने सादगी से जवाब देते हुए अपनी चादर को तह लगा कर रखा और खुद बावर्ची खाने में चली गई। और मैं खाना खाते हुए मुसलसल यही सोच रही थी कि आखिर अब्बा अम्मा को कहाँ लेकर गए थे और क्यों लेकर गए थे। लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये बात अगले दिन इतने बेढंगे अल्फाज में खुलेगी और नए नए राज मेरी जिंदगी को बदल कर रख देंगे। अगले दिन जब मैं कॉलेज से वापस आई तो अपने कमरे में ही चली गई। मेरा इरादा कुछ आराम करने का था, लेकिन अभी थोड़ी ही देर गुजरी थी कि एक शोर ने मुझे बाहर आने पर मजबूर कर दिया। मेरे अब्बा के कमरे से शोर की आवाजें आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे 2-3 लोग आपस में ऊंची ऊंची बातें कर रही हों। अम्मा सामने ही बावर्ची खाने के दरवाजे पर खड़ी थी और उस वक्त उनका रंग सर्द पड़ा हुआ था, जबकि मैं खुद भी घबरा सी गई थी और सीधी अम्मा के पास आ गई। अम्मा ये सब क्या हो रहा है, क्या हुआ है? मैंने अम्मा से पूछा था। अम्मा आंखों में आंसू भर लाई और कहने लगी, ये जाफर के घर वाले हैं, जाफर तुम्हें पसंद करता है, तुम्हारे लिए रिश्ता भेजा है, लेकिन तुम्हारे अब्बा ने अभी हाँ नहीं की और उसके घर वाले तुम्हारे अब्बा से लड़ने आ गए हैं। उनका कहना है कि जाफर इस लड़की से शादी नहीं करेगा। पहले ही तुम्हारे अब्बा ने कबीले के खिलाफ जाकर मुझसे शादी की, अब जाफर भी उनके नक्शे कदम पर चल पड़ा है, लेकिन उसके घर वाले ऐसा नहीं चाहते। वो इसी बात पर ऊंचा ऊंचा बोल रहे हैं और तुम्हारे अब्बा को डांट रहे हैं। अम्मा ने तफसील बताई तो मैं जैसे सन्नाटे में आ गई। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि ये सब मेरी वजह से हो रहा है। अब अम्मा के साथ साथ मेरा भी रंग सर पड़ा था और घबराहट छाई हुई थी। समझ नहीं आ रही थी कि किस तरह जाफर का मुंह नोच लूं, जिसने ये सारा हंगामा खड़ा किया था। आखिर उसे क्या जरूरत थी मुझसे शादी की ख्वाहिश का इजहार करने की? वो क्यों और कब मेरा तलबगार बन बैठा था? मैं तो अपने अब्बा को भी पसंद नहीं करती थी, तो फिर जाफर को कैसे पसंद करती? मैं उसे कैसे अपनी जिंदगी में जगह देती? काफी देर तक ये हंगामा चलता रहा और एक दूसरे के ऊपर ऊंची ऊंची आवाज में कीचड़ उछाला गया और फिर एकदम सुकून हो गया। वो सब वापस चले गए। अब्बा अपने कमरे से नहीं निकले थे, जबकि जाफर उनके साथ ही निकला था। लेकिन थोड़ी देर बाद वापस आकर वो भी अपने कमरे में चला गया और मुझे न जाने क्या हुआ, मैं गुस्से में एकदम जाफर के कमरे में आ गई। ऐसा पहली बार हुआ था कि मैं उसके कमरे में खुद से आई हूँ। वो सामने ही खड़ा था। मैं गुस्से से देखकर बोलना शुरू हो गई, आखिर तुम्हें सूझी क्या थी ये सारा हंगामा खड़ा करने की? तुमने क्यों ऐसा किया, जबकि तुम जानते भी हो कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करती और ना ही कभी तुमसे शादी करूंगी, तो फिर तुमने ऐसी बातें क्यों की? मैंने गुस्से में जो मुंह में आया वो जाफर को बोलती रही, जबकि वो कहने लगा, पसंद करना कोई जुर्म तो नहीं है, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। अगर मेरे घर वाले नहीं मान रहे तो ये मेरा सर दर्द है, मैं उन्हें मना लूंगा, लेकिन तुम क्यों इतनी तपी हुई हो? जाफर के पूछने पर मैं एकदम खामोश हो गई और उससे कहा कि मुझे अपने बाप के खानदान में शादी करनी ही नहीं है। मेरे बाप ने न जाने किस मकसद के तहत मेरी माँ से शादी की, मुझे आज तक यही समझ नहीं आई। फिर जिस तरह का उनका मिजाज है, मैं अपने लिए ऐसा शोहर हरगिज नहीं चाहती। मैंने उसे साफ साफ मना कर दिया।
जबकि वो कहने लगा, तुम एक बार फिर सोच लो, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ और सारी जिंदगी तुम्हें खुश रखूंगा। उसने कहा तो मैंने तंजिया अंदाज में हंसते हुए उससे कहा, हाँ, जैसे तुम्हारे चचा ने मेरी माँ को खुश रखा हुआ है। मेरी बात सुनकर एक लम्हे के लिए वो खामोश हो गया, लेकिन फिर कहने लगा, चचा का मसला दूसरा है, मेरा वो मसला नहीं है। उसके कहने पर मैं चौंक सी गई और पूछा, आखिर फिर अब्बा का क्या मसला है? कोई मुझे कुछ बताता क्यों नहीं? मैंने उससे पूछा तो वो कहने लगा, दरअसल हमारा ताल्लुक जिन्नात के कबीले से है और हम जिनसादे हैं। मेरे घर वाले चचा से इस वजह से नाराज हैं क्योंकि उन्होंने अपनी किसी जरूरत के तहत चच्ची से शादी की, जबकि मुझे ऐसा कोई मसला नहीं है। मैं तो तुमसे मोहब्बत करता हूँ, मैं एक जिनसादा हूँ, तो क्या हुआ, मोहब्बत तो हो जाती है। बस यही वजह है कि मेरे घर वाले नहीं मान रहे। वो चचा की शादी को भी आज तक कबूल नहीं कर पाए और अब मेरी शादी को भी उसी तनाजुर में देख रहे हैं। जाफर के मुंह से ये बात सुनकर मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि जाफर ने क्या कहा है। जाफर और अब्बा एक जिनसादे थे। जाफर के मुंह से ये सब सुनकर मुझे यकीन नहीं आ रहा था और मुझे इस बात की हैरत थी कि आखिर अम्मा ने एक जिनसादे से शादी क्यों की। मैं शदीद खौफजदा हो गई थी। पहले ही मुझे इस महल से खौफ महसूस होता था और इस सन्नाटे से वहशत होती थी, लेकिन अब तो और ज्यादा होने लगी थी और मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मैं एक जिन्नात के घर में रह रही हूँ। मैं इतनी खौफजदा हुई कि बेइख्तियार भागती हुई अपने कमरे में आ गई। दरवाजा बंद करके दरवाजे से ही टेक लगाकर जमीन पर बैठती चली गई। जिस दिन से मैं इस घर में आई हूँ तब से लेकर आज तक सारी जिंदगी मेरी निगाहों के सामने घूमने लगी। मुझे एक बार भी कभी इस बात पर शक नहीं हुआ कि अब्बा एक जिनसाद है। अगर वो एक जिनसादा है तो फिर उसे अम्मा से शादी करने की क्या जरूरत पेश आई? और अब जाफर भी मुझसे मोहब्बत करने लगा है और वो भी चाहता है कि मुझसे शादी करे। क्या ये सिलसिला कहीं पर रुकेगा? आखिर उन दोनों का क्या इरादा है? वो हम लोगों से क्या चाहते हैं? इस इंकशाफ ने मेरी पूरी हस्ती को हिला कर रख दिया था और मैं परेशान थी। इस बारे में सोचती चली गई। यकीन नहीं आ रहा था कि जिन्नात ऐसे भी होते हैं। अब्बा का गैज़ो गज़ब और गुस्सा, रोब, दबदबा बहुत ज्यादा था। आज तक कभी मैं उनसे खुलकर बात नहीं कर पाई थी, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि वो एक जिनसादा भी हो सकते हैं। और फिर अब जाफर की हमारी जिंदगी में आमद ने अगर अम्मी की जिंदगी में कुछ अच्छे पल दिए थे तो वो भी एक जिनसादा ही निकला। मुझे इस चीज पर हैरत हो रही थी कि आखिर अम्मा ने मुझसे ये बात क्यों छुपाई और वो कैसे एक जिनसाद से शादी करने पर तैयार हो गई। शाम तक मेरी तबीयत खराब हो गई थी। मुझे बुखार हो गया और मैं तेज बुखार में तपती रही। अम्मा के तो हाथ पैर फूल गए थे। वो जाफर की मदद से मुझे डॉक्टर के पास ले आई। मुझ में तो इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि मैं चल पाती और तपती रही। वहाँ पर डॉक्टर ने मेरा ट्रीटमेंट किया और कुछ देर अपने पास क्लिनिक में ही एडमिट कर लिया। जब मेरा बुखार कम हुआ तो फिर मैं घर वापस आई। 2 दिन शदीद बुखार में रहने के बाद आज मेरी तबीयत कुछ संभल गई थी। अम्मा कामों से फारिग होकर मेरे करीब ही आकर बैठ गई और कहने लगी, अरे गुड़िया, तुम क्यों बीमार पड़ गई हो? क्या तुम्हें मुझे देखकर शौक हुआ था और अपनी खिदमत वापस लेना चाहती हो मुझसे, जो तुमने मेरी बीमारी में की थी? अम्मा ने शरारतन मेरी तरफ देखकर हंसते हुए कहा। तो मैं मुस्कुरा भी न सकी। अम्मा से सिर्फ इतना ही कहा, अम्मा, अब्बा जिनसादा है क्या? आपको ये बात पहले से मालूम थी? मैंने अम्मा से पूछा तो उनका चेहरा एकदम तारीक हो गया, ऐसे जैसे सारा खून निचड़ कर रह गया हो, और मुझे अपने सवाल का जवाब मिल गया था। लेकिन फिर भी मुझे अम्मा से इस बात का गिला था कि आखिर उन्होंने मुझे क्यों नहीं बताया। मैंने अम्मा से पूछा तो एक आंसू उनकी आंख से टूट कर गिरा और वो कहने लगी, मैं ये नहीं जानती कि आखिर ये कैसे हुआ, लेकिन मुझे शादी के वक्त इस बात का पता नहीं था कि वो जिन्नात हैं। जब मैं इस घर में आ गई और मुझे शादी किए हुए 5 साल गुजर चुके थे, तब एक रात मुझ पर ये इंकशाफ हुआ कि तुम्हारे अब्बा दरअसल जिनसाद हैं। इसी वजह से उनका मिजाज बहुत मुख्तलिफ है। मैं अब दुनिया की नज़रों में 2 बार अपना घर खराब करना नहीं चाहती थी, इसीलिए खामोश होकर रह गई और खामोशी से निभाह करने लगी। जब उन्होंने मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था तो फिर मुझे क्या ज़रूरत थी अपना घर खराब करने की। इसीलिए मैं खामोशी से इस घर में गुजारा करने लगी। मैं तुमसे यही कहूँगी मेरी बेटी, तुम भी इस हकीकत को कबूल कर लो। और वैसे भी तुम देखो, उन्होंने हमें दुनिया की हर आसाइश दी है, लेकिन अगर वो कुछ बातों पर सख्त हैं तो हमें उन बातों का एहतराम करना चाहिए। लेकिन तुम बेफिक्र हो, जाफर ऐसा नहीं है।
वो बहुत मोहब्बत करने वाला और प्यारा बच्चा है। तुम नहीं जानती जाफर ने कहाँ कहाँ पे किस किस तरह मेरी मदद की है। वो मुझसे बहुत प्यार करता है और मेरी बहुत इज्जत करता है। तुम्हारे लिए वो अपने कबीले के सामने डट गया है। उसे तुमसे कोई लालच नहीं है, कोई मतलब नहीं है। पता नहीं किस वक्त वो तुम्हारी मोहब्बत में मुब्तला हो गया और अब तुमसे दस्तबरदार नहीं होना चाहता। अम्मा ने अपनी जिंदगी की तफसील बताते हुए साथ ही मुझे जाफर के लिए रजामंद करना शुरू कर दिया। मैं एकदम नजरें चुरा कर रह गई। अभी मैं इस बारे में सोचना नहीं चाहती थी, ना ही मेरे जिस्म में इतनी तमन्नाई थी, और बुखार की वजह से वैसे ही मैं बहुत कमजोरी महसूस कर रही थी। और फिर कुछ दिन इसी बेकैफी के आलम में गुजर गए। मैं अब ज्यादातर अपने कमरे में बंद रहती थी। घर से निकलना मैंने बंद कर दिया था। कॉलेज जाने को मेरा दिल ही नहीं चाहता था। घर में क्या हो रहा था मुझे कुछ खबर नहीं थी। अम्मा ही मुझे कमरे में खाना वगैरह दे जाती और बार बार मुझे बाहर निकलने की तलकीन करती। उनका कहना था कि इस तरह तुम और बीमार पड़ जाओगी, लेकिन मैं क्या करती, मेरा दिल ही नहीं लग रहा था। और फिर उन्हीं दिनों में एक रात जब मेरी तबीयत घबराने लगी तो मैं उठकर कमरे से बाहर आई। बावर्ची खाने में जाकर अपने लिए ठंडे पानी की बोतल निकाली और एक ही सांस में घटाघट चढ़ा ली। इतने में अब्बा और जाफर बाहर से आए थे। अब्बा बहुत गुस्से में लग रहे थे। मैं क्योंकि किचन में थी इसलिए उन्हें मेरे बारे में मालूम नहीं हो सका और न जाने वो किस बारे में बात करते हुए अंदर चले गए। और जब मैं वापस अपने कमरे में जाने लगी तो उनके कमरे से आती हुई ऊंची ऊंची आवाजों को सुनकर मैं चौंक गई। अब्बा जाफर से बहुत गुस्से से बात कर रहे थे और उससे कह रहे थे कि आखिर तुम्हें क्या जरूरत थी मेरी जिंदगी के इस मोड़ पर आकर, तुमने मेरा सारा प्लान खराब करके रख दिया। अब बताओ मैं क्या करूं? सारा कबीला मेरे खिलाफ हो गया है और इसके अलावा तुम्हारे घर वालों ने अलग बातें फैलाई हुई हैं। भाई साहब तो मेरी कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं है। अब्बा बहुत परेशानी के आलम में जाफर से मुखातिब थे और गुस्से से उसे डांट रहे थे, जबकि जाफर खामोशी से खड़ा था। अब्बा कहने लगे, अब सिर्फ चंद बरस रह गए थे, मुझे जिन्नात की वो सारी शक्तियां हासिल हो जाती जिन्हें पाने के लिए मैं इतने बरसों से बेसब्री से इंतजार कर रहा था। तुम्हें मालूम है तुम्हारी चच्ची से भी मैंने इसीलिए शादी की थी, क्योंकि जब एक जिनज़ादा किसी आदमजादे से शादी करता है तो उसके साथ एक मखसूस वक्त गुजारे तो फिर उसके बाद वो जिन्नात की ऐसी ऐसी ताकतों का मालिक बन जाता है जिनके बल बोते पर वो सारी जिन्नाती कबीलों पर हुकूमत कर सकता है। और तुमने मेरा हुकूमत करने का ख्वाब तोड़ दिया। अब बताओ भला कबीले वाले कैसे मुझ पर भरोसा करेंगे? वो किस तरह मुझे अपना सरदार मानेंगे, जबकि मैंने कितने बरसों से सरदारी के ख्वाब देखे हैं। क्या मैं इसी तरह ही सारी जिंदगी रोलता रहूंगा? अब्बा बहुत गुस्से भरे अंदाज में जाफर से मुखातिब थे, लेकिन अब की बार जाफर चुप नहीं रह सका और कहने लगा, चचा जान गुस्ताखी माफ, लेकिन आप खुद सोचें कि अगर आप चच्ची से शादी नहीं भी करते तो तब भी जिन्नात आपको सरदार नहीं मानते। सरदारी उन्हीं को मिलती है जो सरदार के कबीले से हो। अगर ऐसा होता तो मेरे अब्बा भी सरदार बनने के ख्वाब देखते। ख्वाब देखना बुरी बात नहीं है, लेकिन आपने अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए एक बड़ा लंबा और मुश्किल रास्ता चुना। अब आप खुद सोचें, क्या ऐसा मुमकिन है? जाफर ने जैसे अब्बा को आईना दिखा दिया। अब्बा एकदम चुप करके जाफर से कहने लगा, मैं अपने मसले के बारे में भी आपसे बात करना चाहता हूँ। मैं सोफिया से सच्ची मोहब्बत करता हूँ और हमेशा उसके साथ मोहब्बत करता रहूँगा, लेकिन मुझ पर एक मेहरबानी करें, मेरी सोफिया से शादी करवा दें। मैं उसके बगैर नहीं रह सकता। न जाने कब और कैसे उसकी मोहब्बत मेरे दिल में पंजे काट कर बैठ गई कि मुझसे अब उससे अलग होने का सोचा भी नहीं जा रहा। जाफर ने अब्बा से बेबसी से कहा तो अब्बा खामोश हो गए और फिर कहने लगे, देखो सोफिया के बारे में तुम अच्छी तरह जानते हो, वो मेरी बेटी नहीं है। तुम उसकी माँ से इस सिलसिले में बात करो। अगर उसकी माँ राजी है और खुद सोफिया राजी है तो मुझे कोई एतराज नहीं, लेकिन बेहतर यही है कि तुम उन दोनों से खुद बात करो, क्योंकि मैं बात करूंगा तो शायद वो मेरे रौब या गुस्से की वजह से घबरा कर हाँ कह भी दें, तो मैं ऐसा नहीं चाहता। जो काम भी हो दिल की रजामंदी से हो। अब्बा ने ये कहकर बात खत्म कर दी। मुझे शुबा हुआ कि अब जाफर कमरे से बाहर निकलेगा, इसीलिए मैं जल्दी से अपने कमरे में घुस गई और वही हुआ। मेरे कमरे में आते ही कुछ देर के बाद कदमों की आवाज़ आई तो जाफर अपने कमरे की तरफ जा रहा था। जाफर की मोहब्बत के बारे में जानकर मेरा दिल तेजी से धड़क उठा। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि वो सच में मुझसे सच्ची मोहब्बत करता है। मैं तो उसकी मोहब्बत को बस यूं ही समझ रही थी।
वक्ती तौर पर तवज्जो और वक्ती इल्तफात समझ रही थी, लेकिन मुझे क्या मालूम था कि वो वाकई मुझसे मोहब्बत करता है। वो रात जैसे मेरे ऊपर कई इंकशाफात लेकर आई थी। मुझे अब समझ आई कि अब्बा ने अम्मा से शादी क्यों की थी। यूं तो अब्बा में कोई भी बुराई नहीं थी। वो अगर मोहब्बत से बात करते तो दुनिया के बेहतरीन बाप होते, बेहतरीन इंसान होते। उन्होंने अम्मा को हर आसाइश दी थी, सब कुछ दिया था, लेकिन उनका गुस्सा और उनकी तेज आवाज अम्मा को घबराहट में मुब्तला कर देती थी। यही वजह थी कि अम्मा के हाथ पैर फूल जाते थे और वो घबराहट में उल्टे सीधे काम करने लगती। लेकिन अब चूंकि मुझे अब्बा की सच्चाई के बारे में इल्म हो गया था कि उन्होंने अम्मा से शादी क्यों की थी, तो मैंने अब्बा को माफ कर दिया था, क्योंकि मैं जानती हूँ कि ये पैसा, दौलत, ताकत और ओहदा हर बंदे का ख्वाब होता है और हर कोई इसे पाने की कोशिश करता है। अगर अब्बा ने एक जिन ज़्यादा होने के नाते सरदारी के ख्वाब देखे थे तो इसमें कोई भी बुराई नहीं थी। अगर अब्बा ये चाहते थे कि उन्हें जिन्नात की शक्तियाँ हासिल हों और वो उन शक्तियों से जिन्नाती कबीलों पर राज करें तो इसमें कोई भी बुराई नहीं थी। मैंने अब्बा को इसलिए माफ़ किया था, लेकिन अब जाफर के मामले में मेरा दिल ही मुझे दगा दे रहा था। मैं जाफर को पसंद नहीं करती थी, वो अब्बा का भतीजा था, इसलिए मेरी गुड लिस्ट में नहीं था। लेकिन अब चूंकि उसने अपनी मोहब्बत का बर्मिला इजहार किया था तो मुझे भी जैसे उससे मोहब्बत होने लगी थी। मुझे अब एहसास हुआ था कि जाफर की मोहब्बत सच्ची थी, जो वो अपने कबीले, अपने माँ बाप और अब मेरे बाप के सामने भी खड़ा हो गया था। अगले कुछ दिन बहुत अहम गुजरे थे। अब्बा का मिजाज थोड़ा तब्दील हो गया था। उनका गुस्सा, रौब और उनकी भारी आवाज कहीं खो गई थी। वो अम्मा के साथ भी बहुत नरमी से बात करते और अब तो कभी कभी मुझे भी अपने पास बुलाकर बातें करते। वो मुझसे मेरी दिलचस्पी के बारे में पूछते और मैं उन्हें छोटी छोटी बातों के जवाब देती रहती। अगर जो उस रात में अब्बा की बातें ना सुन पाती तो शायद मुझे उनके बारे में ये सब मालूम ना होता। इसीलिए तो अब आजकल मुझे अब्बा के साथ वक्त गुजारना अच्छा लग रहा था। और फिर एक दिन इसी तरह बातों बातों में अब्बा ने मुझसे जाफर के बारे में रजामंदी पूछी तो मैंने शर्माते हुए हाँ कह दी, क्योंकि मैं जानती थी अब्बा खुद भी दिल से यही चाहते हैं कि मेरी जाफर से शादी हो जाए। और अम्मा का तो मुझे पहले से ही पता था, वो जाफर को बहुत पसंद करती हैं और उसे अपने बेटे के रूप में देखती हैं। अगले चंद दिन घर में बहुत अहम गुजरे थे। अब्बा ने मेरी शादी की तैयारियां शुरू करवा दी थी। मेरे ससुराल वाले तो अभी नहीं माने थे और उन्होंने शादी में शिरकत करने के लिए भी मना कर दिया था। यानी कि जाफर के माँ बाप का अभी इस शादी पर आने का कोई इरादा नहीं था। लेकिन अब्बा ने सारी जिम्मेदारी अपने सर पर ले ली थी। वो लड़की और लड़के दोनों की तरफ से ही अपनी जिम्मेदारी निभा रहे थे। यही वजह थी कि आजकल घर में खूब चहल पहल शुरू थी। अब्बा के न जाने कौन कौन से रिश्तेदार यहाँ पर आ गए थे और मैं इतने सारे लोगों को अपने घर में देखकर हैरान थी। अब्बा से तो मेरी एक सहेली बर्दाश्त नहीं हुई थी, तो अब अब्बा के रिश्तेदार बड़ी खुशी खुशी यहाँ पर आए हुए थे, जबकि अब्बा खुद भी उनके दरमियान हंस हंस कर बातें कर रहे थे। और इस सब में अम्मा की खुशी सबसे अलग थी, क्योंकि अम्मा का पुराना ख्वाब पूरा हो रहा था। उन्हें वो मिल रहा था जो वो चाहती थी। जाफर के लिए उनकी मोहब्बत कुछ ऐसी ही थी। यही वजह थी कि अम्मा ने जाफर के लिए भी सारी तैयारी अपने हाथों से की थी और आज हमारी शादी थी। अब्बा ने इतने शानदार इंतजामात किए थे कि इन सब को देखकर मैं खुद भी दंग रह गई थी। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि अब्बा मुझसे इतनी मोहब्बत रखते होंगे। अब्बा ने मेरी सारी जिंदगी के शिकवे धो दिए थे और रुखसती के वक्त मैं अब्बा के गले लगकर खूब रोई थी। पहली बार मुझे उनसे बाप जैसी मोहब्बत महसूस हुई थी। अब्बा ने मेरे और जाफर के लिए एक बहुत खूबसूरत घर खरीदा था। रुखसत होकर मुझे वहीं पर जाना था और जाफर का हाथ थामकर उस घर में दाखिल होते हुए मुझे इस बात का यकीन हो गया था कि अब मेरी आने वाली जिंदगी खुशियों से मुज़य्यन होगी और इसमें कहीं पर भी कोई दुख का बादल नहीं छाएगा। और शादी की रात ही जाफर के इजहार मोहब्बत में मेरे यकीन पर मोहर सब्त करती थी। अगर आपको आज की कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आपको दहशतनाक, दिल को जकड़ देने वाली कहानियाँ पसंद हैं, तो ऐसी एक कहानी रोजाना सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफिज।